कोई चीज अगर मान लो ऐसे घूम रही है और तुम भी टॉर्क ऐसा ही लगा रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तुम टॉर्क अगर अपोजिट लगा रहे हो, एंटी पैरेलल लगा रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कम होगा। टॉर्क जो है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंगुलर मोमेंटम बोर्ड के प्लेन में है, टॉर्क बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? तेज उनको रोटेशन लेना है तो मास को एकदम एक्सिस के नजदीक ले आए, सिकुड़ गए वो। अब सिकुड़ने से क्या होगा, आई कम हो गया तो ओमेगा बहुत तेज होगा। बाहर पे से कोई फोर्स नहीं लगेगा, हिंज पे एक लग रहा होगा, लेकिन उस हिंज से ही वो पास कर रहा है फोर्स, इसलिए टॉर्क हो जाएगा उसका जीरो। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका बड़ा भाई निखिल दा भाई हाजिर हूं लेकर के आपके सामने आज का एक नया लेक्चर। और लेक्चर नंबर है अपना लेक्चर नंबर 5, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी डायनामिक्स। जो आप कहना चाहें वो बोले। और आज हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम हमने बेसिक आइडिया एक ले लिया था कल के सेशन में कि अबाउट अ पॉइंट अबाउट एन एक्सिस क्या फॉर्मूला रहता है। तो आज हम उसको भी थोड़ा समझेंगे और उसके बाद फिर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग होंगे एकदम तैयार। तो अगर आप एकदम तैयार तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर है तैयार हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने कल के सेशन में कुछ बात करी थी कि एंगुलर मोमेंटम जिस तरीके से टॉर्क में पॉइंट के अबाउट भी डिफाइंड होता है और एक्सिस के अबाउट भी टॉर्क डिफाइन होता है, तो उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी पॉइंट के अबाउट भी डिफाइंड है और एक्सिस के अबाउट भी डिफाइंड है। ठीक है, तो पॉइंट के अबाउट अगर एक क्विक मैं जल्दी से रिवीजन दे दूं तो पॉइंट के अबाउट किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। वहां पर अगर मान लीजिए कोई आपका ये पार्टिकल था m जो कि कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है आप कहेंगे mv। और लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसे। ओ ये क्या बन गया भाई, है ना, आ रही है बात समझ में। अब एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो, मतलब सवाल में आपको कह सकता है कि भाई इस पॉइंट के अबाउट निकाल दो, उस पॉइंट के अबाउट निकाल दो। जैसे कि यहां पे मान लो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट, तो ओ पॉइंट के अबाउट जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे आर क्रॉस पी, जहां पे आर होगा उस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर उस पार्टिकल का, और यहां पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तो आर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल अगर जो अपना साइन है तो उसका साइन थीटा। तो यहां से आपको ये पता लगता है कि ये जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है। या तो आप इसको लिख सकते हो आर इंटू पी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पी साइन थीटा आ गया है आपके पास। तो पी की डायरेक्शन ऐसी है तो ये पी कॉस थीटा और ये पी साइन थीटा, या फिर आर साइन थीटा इंटू पी। तो सिमिलर टू टॉर्क यहां पर भी सेम वही कहानी है कि या तो जैसे हम वहां करते थे ना, आर से फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो, या फिर फोर्स से आर की परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर भी आर से या तो मोमेंटम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पी से मोमेंटम से आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा है दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस आ रही है इसे बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, या आप कह सकते हो आर साइन थीटा। ये आर है, ये थीटा है, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। और जितना आप नजदीक जाओगे इस लाइन के, ये आर साइन थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो जितना आप नजदीक जाओगे उतना ही आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। और अगर आप इसी पॉइंट पर आ गए तो एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करना चाहूं तो डायरेक्शन आप वही आर क्रॉस पी से निकालें। क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पोजीशन वेक्टर, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सर्कल में भी नहीं मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो ये आगे जा रहा होगा तो ये पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर हमको क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, इसलिए सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा क्लॉकवाइज। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज। या तो आर क्रॉस एम बी से निकाल लो या एकदम जुगाड़ से निकाल लो कि भैया वो पोजीशन वेक्टर कैसा घूम रहा है। यही अगर मैं कोई इधर पॉइंट उठा लेता हूं तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा घूम रहा होगा, वो ऐसा घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, आर क्रॉस पी तो बाहर आएगा। उम्मीद है ये सब चीजें कल भी समझ में आई होंगी और आज भी समझ गए होंगे। अब किसी कोई अगर पहली बार पढ़ रहा है रिवाइज या फिर रिवाइज नहीं करके आया है तो ऐसा मत सोचना कि यार सर आपने बहुत जल्दी पढ़ा दिया। ये भाई इसको टॉर्क में बहुत अच्छे से समझाया था, कल भी इसको समझाया और आज फिर से तुम्हें एक क्विक रिव्यू इसका, अरे यार ओवरव्यू तुमको दे दिया है। ठीक है, चलिए फिर हमने बात करी थी कि भाई अपने पास अगर, ये तो बात हुई किसकी,
पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास आई इंटू ओमेगा। अगर एक्सिस के अबाउट कोई चीज घूम रही है तो आई इंटू ओमेगा। आई होगा वहां पे उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी। और अगर अपने पास एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के केस में भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है किसका, उसी एक्सिस का जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, और ओमेगा किसका, ऑब्वियसली रिजिड बॉडी का। तो जैसे अपना मास इंटू वेलोसिटी होता है तो ये आई इंटू ओमेगा आ गया, लेकिन ये एक्सिस वाले फॉर्मूले में आ रहा है। पॉइंट के अबाउट कोई आई ओमेगा नहीं है, एक्सिस के अबाउट हम आई ओमेगा के तरीके से इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो चाहे आप एक्सिस के अबाउट टॉर्क की बात करें या पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करें, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में यही रिलेशन रहेगा। ये जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क है। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बस खत्म। ठीक है, ऐसे ही चाहे आप एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है और एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें भी यही रिलेशन होगा। और यहीं से फिर हमने बात करी थी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की कल। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में हमने ये देखा था कि जिस तरीके से इंपल्स होता है फोर्स का, तो टॉर्क की वजह से जो निकलेगा वो आएगा एंगुलर इंपल्स, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt फ्रॉम t1 टू t2। नेट टॉर्क की अगर आप बात करोगे तो वो आपको मिलेगा नेट एंगुलर इंपल्स, और जो किसके इक्वल होगा, जो आ जाएगा आपके पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरीके से नेट इंपल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता था, तो यहां पर नेट एंगुलर इंपल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इसको आप एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली थी। और अब जो है लास्ट स्लाइड के ऊपर जो मैं आ रहा हूं, जो हमने कल के सेशन में देखा था कि कुछ ये कहानी थी, है ना। तो हमको यहां से समझ में आ रहा है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम अगर पैरेलल होंगे, मतलब कोई चीज अगर मान लो ऐसे घूम रही है और तुम भी टॉर्क ऐसा ही लगा रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तुम टॉर्क अगर अपोजिट लगा रहे हो, एंटी पैरेलल लगा रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर तुम्हारा टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर कुछ एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में बदलाव होगा। अब इस चीज को हम समझने के लिए, या फिर अगेन सिंपल पेंडुलम की हम कोनिकल पेंडुलम की हम मदद लेंगे इस चीज को समझने के लिए। किस चीज को समझने के लिए, इसको भी, और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम पॉइंट के अबाउट और एक्सिस के अबाउट, उसमें रिलेशन क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और हम शुरुआत करेंगे कोनिकल पेंडुलम से। ये सब कुछ जो अभी मैंने कहा, ये सब कुछ आपका प्रीवियस सेशन का रिवीजन था। बढ़े आगे और बात करें हम किसकी, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले उसको। कोनिकल पेंडुलम के अंदर हम जानते हैं, इसको आप एज ए क्वेश्चन भी ले सकते हो, एज अ थियरी भी आप कंसिडर कर सकते हो। मेनली तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ही, ऑब्वियस सी बात है, थियरी तो नहीं है। कोनिकल पेंडुलम लिया मैंने, लेकिन ये चीज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी इस एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड और टॉर्क से रिलेटेड चीजों देखना है। तो कोनिकल पेंडुलम आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा के जाए। तो हम एक ये एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर मैंने कहा कि भैया हमारा कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, आई बात समझ में। ये लेंथ L है, ये थीटा है, ये मास है आपका m। और मान लीजिए ये कितने से घूम रहा है, ये कुछ v वेलोसिटी से घूम रहा है, या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसकी स्पीड v है, आपको ये समझते देर नहीं लगनी चाहिए कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा से घूम रहा है तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब अगर यहां पे बात की जाए तो एक पॉइंट में ले लेता हूं अपना ये O, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं O डैश। ये हमारे दो डिफरेंट पॉइंट्स हो गए O और O डैश, और हमारी जो एक्सेस है वो हो गई है OO डैश। आपकी क्या है, ये OO डैश, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। और ये बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है कि O और O डैश एक्सेस पे ही लाई कर रहे हैं। ये आपकी हो गई है एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो आपसे यहां क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहां पूछा जा रहा है पहला कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O इन वेक्टर फॉर्म।
दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा है वो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इन वेक्टर फॉर्म। एक्सिस और ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना। आराम से इसको हम देखते हैं एक एक करके, अरे कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। क्योंकि कल मैंने एक कमेंट देखा था, उस कमेंट में बच्चा कह रहा था कि सर जी यार वो जो है हमारा ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट एक बार दोबारा से बता देना। तो मैंने कहा ठीक है यार, बताने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी बताने ही वाला था मैं कोनिकल पेंडुलम में, है ना। तो भाई अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ अभी देखना, इसको ढंग से समझना कि किस तरीके से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है, ठीक है। ओ पॉइंट, तो चलिए बात करते हैं ओ पॉइंट की। कर ली, ये रहा पॉइंट ओ, दिख गया। अब दूसरी बात आपको देखने की, उस ओ पॉइंट की इस पार्टिकल से लेंथ कितनी है, कि आर क्रॉस एम वी। तुम कहोगे सर लेंथ भी मुझे पता है, वो है एल, लेंथ आपको दी गई है एल। अच्छा, एम पता है, वी पता है, और वी की पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मान लो ये कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो पार्टिकल इधर से जाते हुए अंदर जाता है, तो वी की जो डायरेक्शन है वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो ऐसा अंदर की तरफ है, क्रॉस अंदर जा रहा है। अब अगर तुम इस बात को समझ पाते हो, सबसे पहले ध्यान से सुनना, आर क्रॉस एम वी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो आपको लिखना होगा आर का मैग्नीट्यूड जो कि है एल, इसको इधर आर क्रॉस एम वी, तो आर का मैग्नीट्यूड जो कि है एल, एम वी का मैग्नीट्यूड जो कि है एम ओमेगा इंटू आर, और आर जो आएगा ये वाला वो आएगा एल साइन थीटा। उम्मीद है यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। दोबारा बता देता हूं, ये वाली लेंथ, क्योंकि इस पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम देख रहे हो तो यही एल आएगा, और एम इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में ये आर है और ये कितना है आपके पास, ये है एल साइन थीटा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल। एकदम ढंग से देखो, आर जो है वो इस बोर्ड में लाई कर रहा है, बोर्ड में लाई कर रहा है मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है, और आर मतलब ये वाला आर पॉइंट के हिसाब से, और डायरेक्शन जो है अपनी वेलोसिटी की वो है ऐसी अंदर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो क्या वेलोसिटी या मोमेंटम अगर वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या इस एल के परपेंडिकुलर भी नहीं होगा? वेलोसिटी अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो वो एल के परपेंडिकुलर भी होगी ही होगी। तो आपको ये समझना है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90, तो मैंने लिख दिया यहां पे साइन 90। मैग्नीट्यूड में तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन में कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है। डायरेक्शन निकालने का तरीका सीधा सा ये रहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप दोनों वेक्टर्स के सबसे पहले टेल से टेल को जोड़े। तो क्या इस आर वेक्टर का टेल जुड़ा है क्या वेलोसिटी से? जी नहीं। आर वेक्टर का तो ये हेड जो है वेलोसिटी के टेल से जुड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर के टेल को उठा के वेलोसिटी के टेल से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो आर का टेल कुछ ऐसा है और वेलोसिटी कुछ ऐसी अंदर जा रही है। अब ध्यान से देखो, ये रहा मेरा राइट हैंड, आर क्रॉस वी, देखो भाई हाथ ऐसे मुड़ रहा है, ये आर इधर है और वी अंदर है, तो थंब कैसा आ रहा है, इस तरफ। आर और वी का जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन आ रही है इधर, आर क्रॉस वी। आराम से देख लो, कोई गचपच नहीं करनी है कि अरे अरे सर हमको समझ नहीं आया, आराम से देख लो। आर क्रॉस वी, अपने हाथ को मोड़ोगे तो ये ऐसा ही आ रहा है थंब। सर थंब तो ऊपर आ रहा है, अरे भाई ऊपर तब आता जब आर ऐसे होता और वेलोसिटी ऐसे होती। तुम अपने हाथ को ऐसा मोड़ते तब थंब ऊपर आता ना, तुम ऐसा कहां मोड़ रहे हो? तुम्हारा आर तो ऐसा तिरछा जा रहा है, तो अपने फिंगर्स को ऐसा तिरछा रखना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऐसा अंदर जा रही है तो अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तिरछा रख के मोड़ोगे तो ये थंब इधर आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लेकिन सर जी अगर मैंने ओ डैश पॉइंट लिया होता तो भाई ये ओ डैश है क्या? नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर लिया होता तो बिल्कुल सही बात है, तब तुम्हारा आर ऐसे आता और आर क्रॉस भी, तब थंब ऊपर आता। सर अगर मैं नीचे वाला कोई पॉइंट ले लेता तो यार नीचे वाला पॉइंट ले लेते तब तुम्हारा आर ऐसे आता और वेलोसिटी अंदर है तो थंब ऐसा, तो ये इधर आता। मतलब बात को समझ रहे हो ना?
आर और मोमेंटम या वेलोसिटी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए बस, और राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। तो आपका प्लेन अगर आप समझोगे ना तो एक ऐसा प्लेन आ रहा होगा, ऐसा प्लेन, ऐसा एक पेपर शीट ले लो और उसके परपेंडिकुलर ऐसा एक प्लेन कंसिडर करो, ऐसा इसके परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O point has this direction LO। आई बात समझ में? अब इसको भी लिखना है मुझे, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से सुनना। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन की। मैं इतना स्लो इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि भाई कई लोगों को इसके लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। हो सकता है कईयों को तो समझ में आ गया है कितना टाइम लगा रहा है फालतू में ऐसी बकवासी चीज में। भाई सबको साथ लेके चलना है ना, तो उस हिसाब से अब सुनो। ये वाला अपने पास एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा अपने पास थीटा। करके देख लेना तुम। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो इसका ये डायरेक्शन मुझे लिखनी है। ये डायरेक्शन मुझे लिखनी है तो मैंने एक यूनिट वेक्टर मान लिया। तो इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये आ जाएगा 1 cos थीटा आई कैप और 1 sin थीटा जे कैप। भाई वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, थीटा के साथ वाला cos और थीटा के परपेंडिकुलर, सॉरी थीटा के सामने वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा sin। तो cos थीटा 1 cos थीटा 1 sin थीटा जे कैप, बस हो गया काम। तो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। अगर आप यहां पे थोड़ा सा ढंग से इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, और अपने पास एक कंपोनेंट आ रहा है cos थीटा आई कैप, और ऐसे ही फिर ml स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ रहा है अपने पास साइन थीटा जे कैप। हालांकि बिल्कुल बात सही है कि इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो लिखना चाहते हो तो लिख दो, बाकी मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो है ये क्या आया है आपका, ये आया है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, ठीक है, ये आया है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। और O डैश के अबाउट अगर आप बात करेंगे तो वो R क्रॉस M भी वो ऐसा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो O डैश के अबाउट अगर आप बात करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट मिलेगा। अब ध्यान से सुनना कहानी। ये तो हो गया आपका LO। अगर मैं आपसे पूछूं कि O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है, तो टॉर्क की तो बात आपने की नहीं, चलो जी ये कर देते हैं यार लोग, ये तो निकाला है मैंने। O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है, तो आप बोलोगे सर O पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो आएगा, तो टेंशन का टॉर्क तो आ गया 0, और mg का जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा mg इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है mg की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी L sin थीटा। तो टॉर्क जो है वो ऐसा आ रहा है, तो mg इस तरीके से आप खुद सोचो कि एक ये रेडियस वेक्टर है और mg उसको ऐसा नीचे लग रहा है, तो ये ऐसा ही तो घूमेगा। टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट द टॉर्क इज एक्चुअली mg L sin थीटा और माइनस का k कैप। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां कहना चाहूंगा कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में जरा एंगल देखो। हाँ बिल्कुल सही सुना एकदम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल देखो। तो सब दिमाग पागल हो जाएगा हमारा, क्या क्या कह रहे हो, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे देखें? अरे यार इधर से मत देखो, ऐसे ही देख लो। ऐसे देख लो से क्या मतलब है आपका? अरे मैं कह रहा हूं भाई एंगुलर मोमेंटम क्या अभी बोर्ड के प्लेन में है क्या? हाँ बोर्ड के प्लेन में है। टॉर्क कैसा आ रहा है? टॉर्क बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। टॉर्क जो है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंगुलर मोमेंटम बोर्ड के प्लेन में है, टॉर्क बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या यहां पर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहां आप देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क एक दूसरे के कैसे हैं, वो परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको समझाया था कि जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। ध्यान से सुनना अभी ये कहानी। तो यहां जब आप देखोगे तो इस L0 की O पॉइंट के अबाउट देखो, ये जब ऐसे जा रहा है तो लेंथ हमेशा पार्टिकल की L ही रहेगी। वो जब कोन में घूम रहा है, वो बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा ऊंचा हो जाता हूं भाई। जैसे मान लो ये कोन में घूम रहा है ऐसा, तो कोन में जब ये घूम रहा है इस तरीके से,
तो अभी ये पॉइंट है, तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना आ रहा है भाई? ये डिस्टेंस आ रहा है अपना l। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा l है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल का हमेशा l है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर l है और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड उसका जो है मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का चेंज हो ही नहीं रहा है, वो हमेशा कितना है? वो हमेशा इतना ही है कि m ओमेगा l स्क्वायर साइन थीटा। m ओमेगा l स्क्वायर साइन थीटा इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड। चेंज क्या हो रहा है? आप अगर इस बात को समझोगे तो देखो, अगर अभी ये ऐसे घूम रहा है तो यहां पर डायरेक्शन जो आ रही है एंगुलर मोमेंटम की वो ऐसे आ रही है, मतलब अभी वो इधर था तो ये इधर, अगर वो सामने था, जब पेंडुलम ऐसा सामने था तो ये r और ये, तो ये इस तरफ आ रहा है। तो देखना, ध्यान से सुनना, r और क्रॉस एम बी ऐसा आया, इधर घूम गया, r क्रॉस एम बी ऐसा आया, इधर घूम गया, r क्रॉस एम बी ऐसा आया। तो जो मेरा थंब है ना, ये थंब के अलोंग ही क्या हो रहा है? एंगुलर मोमेंटम घूमे जा रहा है। देखो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, समझना इस बात को, ये आपका वो कोनिकल पेंडुलम हो गया जो ऐसे घूम रहा है, कोनिकल पेंडुलम हो गया जो कैसे घूम रहा है, इसको समझ रहे हो? देखो ये तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम हो गया और तुम्हारा जो ये पेंडुलम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई। तो जैसे जैसे कोनिकल पेंडुलम घूम रहा है एंगुलर मोमेंटम, मेरा थंब भी तो रोटेट हो रहा है, दिख रहा है क्या भाई? तो मेरा थंब रोटेट हो रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसा घूमेगा? ऐसे घूम रहा होगा, अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो ये बात। जैसे जब ये सामने होगा तो एंगुलर मोमेंटम इधर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे चक्कर खा रहा होगा, ऐसे 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 चक्कर खा रहा होगा। मतलब अगर ये आपका पेंडुलम का लेंथ है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो ये ऐसे ऐसे घूमा तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे चक्कर खा रहा है। अगर तुमको दिख रहा हो तो वापस घूम के ऐसा आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो यहां सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जरा देखना, ध्यान से सुनना। जैसे अगर वेलोसिटी होती थी और फोर्स होता था, फोर्स क्या करता था? अगर वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है मोमेंटम के, जैसे कि सर्कल में, तो मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और फाइनली वो इधर आ जाता है, मतलब घुमा देता है उस पूरी डायरेक्शन को, घूमी 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 और वापस ऐसे आ गया। ऐसे ही यहां पर देखो, फोर्स इधर लगा तो ये इस तरफ रोटेट कर दिया इसने एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम। अब अगर यहां टॉर्क की मैं बात कर रहा हूं, तो टॉर्क कैसा आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम ऐसा अंदर की तरफ, सॉरी यार, एंगुलर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में और टॉर्क है अंदर की तरफ। तो अभी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये, टॉर्क ऐसा है, तो टॉर्क ऐसा लग रहा है तो ये इसको इधर रोटेट कर रहा है, फिर ऐसा लग रहा है तो इसको इधर रोटेट कर रहा है, फिर ऐसा लग रहा है तो इसको इधर रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क ऐसे लगते जा रहा है और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज करते जा रहा है। बस अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को टॉर्क चेंज करते जा रहा है। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया है तुमको, जहां पर मैं बता रहा हूं कि टॉर्क अगर परपेंडिकुलर होगा एंगुलर मोमेंटम के, तो वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड नो चेंज, डायरेक्शन चेंज। साफ साफ ये एग्जांपल आपको समझा देता है यहां से, ठीक है। और इसी के बाद अगर मैं बात करता हूं किस पॉइंट की, कि अगर मुझे एक्सिस के अबाउट निकालनी है बात, यही मुझे किसके अबाउट निकालना है, सब कुछ एक्सिस के अबाउट निकालना है। एक्सिस के अबाउट तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्सिस के अबाउट अब क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आई इंटू ओमेगा। तो आई कितना है? एम आर स्क्वायर ओमेगा, और जिस डायरेक्शन में ओमेगा आएगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम। तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी है? ऊपर, तो एंगुलर मोमेंटम भी कैसा आएगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा आपका जो ओमेगा का डायरेक्शन रहेगा, वही मतलब जे कैप। इसको आप लिख सकते हो आर को क्या? एल साइन थीटा। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा जे कैप। जरा देखो, जो बात हमने टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और टॉर्क अबाउट एन एक्सिस देखी थी, क्या वही आ रहा है? क्या देखा था मैं बताता हूं। मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपका कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस विल रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। जैसे कि क्या ये पॉइंट ओ एक्सिस पे लाई कर रहा है? तुम बोलोगे हां कर तो रहा है। तो मैंने कहा यार इस एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन कैसी आ रही है? तुम कहोगे ऐसी डायरेक्शन आ रही है। इस एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। तो
एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, क्या वो तुम्हें ये दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ जे कैप। कितना है जरा देखना। सर जी एम एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा जे कैप है ये। जरा इसको देखना आप, एम एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा जे कैप। तो क्या ओ पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम था उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है वो एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम है क्या? जी हाँ बिल्कुल, यही रिलेशन टॉर्क में था, यही रिलेशन यहां पर है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा आप कोई कह सकता है सर लेकिन टॉर्क अबाउट एक्सिस, तो आपको पता ही है टेंशन भी एक्सिस से पास कर गया और mg पैरेलल है, तो टॉर्क कितना है? 0। तो अगर टॉर्क 0 है तो आप जानते हो कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर टॉर्क लगेगा ही नहीं तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी नहीं होगा, ना ही मैग्नीट्यूड में और ना ही डायरेक्शन में। तो क्या यहां पर यह चीज वैलिड है कि नहीं देख लेते हैं। तो भाई साहब यहां पर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम अब टॉर्क अबाउट एन एक्सिस 0 है, तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। चेक कर लो, वो हमेशा ओमेगा से घूम रहा है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, डायरेक्शन भी हमेशा ऐसी ऊपर ही रहेगी, तो नो चेंज। तो सही बात है, मोमेंटम आपका कंजर्व है। और यहीं से हमने इस एक एग्जांपल से सारी चीजें समझ ली है, जहां पर मैंने टॉर्क एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, इसमें रिलेशन भी बता दिया है। साथ ही साथ टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जहां पर कि टॉर्क डी एल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और जब टॉर्क 0 है तो वो एल को ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं एक सवाल की, है ना। तो सवाल क्या है वो सुनो। सवाल ये, पार्टिकल ऑफ मास इज प्रोजेक्टेड in on horizontal ground with some initial velocity of u making an angle theta with the horizontal. Find out angular momentum of particle about the point of projection as, ये स्पेस देना भूल गए हैं, as a function of x भी नहीं, as a function of time. करेक्शन कर देते हैं, तो as a function of time चाहिए, as a function of time. सवाल मैं समझा देता हूं कि क्या हो रहा है यहां पर, और इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊं। दोनों में से एक तरीका तो बहुत आसान है, एक तरीका तुम्हें थोड़ा सा लंबा लग सकता है, आसान वो भी है ही, है ना। लेकिन एक तरीका आसान भी है, इजी भी है, दूसरा तरीका आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। तो भाई अगर आप किसी चीज को ऐसा फेंकते हो तो क्या करेगा? वो प्रोजेक्टाइल करेगा, जाएगा तरीके से। सही बात समझ। अब अगर आपसे पूछा जाए यहां पर क्या, चलो एक बार मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना। तुम वीडियो पॉज करके जरा सोचना, तुम क्या वो बात सोच पा रहे हो कि नहीं। और कई बार होता है कि हम बस है ना तुक्का लग जाता है हमारा, तो तुक्का नहीं लगना चाहिए, एकदम कंफर्म, ऐसा नहीं कि शायद इसलिए, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट तुम बात या जवाब दे पा रहे हो कि नहीं, ये चेक करना। सवाल बस इतना सा है मेरा, पहले इसको तो भूलो भाई। अगर इसको थीटा से तुमने ऐसा प्रोजेक्ट किया और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मान लो मैंने कह दिया ये O, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम एट इनिशियल पॉइंट। बोलोगे सर वो तो 0 है। क्यों है 0? क्योंकि पार्टिकल इसी पॉइंट पे है इनिशियली, तो मोमेंटम जो लाइन ऑफ मोशन है उसी पे पॉइंट आपका O लाई कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, नो डाउट। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको क्या लग रहा है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ आपको क्या लग रहा है क्या होगा। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा से मतलब वो बढ़ेगा, वो घटेगा, वो लगातार बढ़ेगा, लगातार घटेगा, है ना, या घटेगा बढ़ेगा। भाई ऐसा हो सकता है बढ़ के घट गया, घट के बढ़ गया, है ना, या लगातार ही बढ़ रहा है या लगातार ही घट रहा है, या कुछ भी नहीं कह सकते यार, समझ नहीं आता। एक बार इस चीज पे सोचो और फिर वीडियो को वापस से रिज्यूम करके आप देखना कि मैंने कैसे समझाया। ठीक है, आई बात समझ में? तो उस बात पे मैं आऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले बेसिक चीज। क्या है वो बेसिक चीज जो पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि भैया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप एंगुलर मोमेंटम बता दो। तो मैंने कहा यार पार्टिकल किसी टाइम पे कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया है, ये है एट टी इक्वल्स टू टी, और उस वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई है v। तो ये v जो है, अब आप बोलोगे यार बड़ा डिफिकल्ट है इसको तो एंगुलर मोमेंटम को लिखना। मैंने कहा क्यों भाई?
तुम कहोगे यार डिफिकल्ट इसलिए है, देखो सर जी, एक तो आर लिखो, पहले तो ये डिस्टेंस निकालो, फिर ये वेलोसिटी निकालो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लो। मैंने कहा यार अब करना तो ऐसे ही पड़ेगा। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूँ आके कुछ काम? यार वो इधर इतना इजी नहीं बनेगा, कई बार चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, इस तरीके से थोड़ा ये आसान नहीं बनेगा, है ना। तो बेटर ये है कि हम क्या करें कि हम आर निकाले, वी निकाले और उस तरीके से इसको सॉल्व करें। करते हैं सबसे पहले आर। तो आर को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपका आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मतलब इसका आ गया ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका u cos थीटा इंटू टी। वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखना है कितना लेंदी सा जाएगा ये, और तुमको मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा इस सवाल में। लेकिन जब मैं दूसरा मेथड दूंगा तो वही तुम बोलोगे कि यार सर मजा आ गया। तो यहां पर मैंने कहा कि भाई x कितना है, तो x है अपने पास u cos थीटा टी आई कैप, y है अपने पास u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। भाई साहब ये आ गया r। तुमने कहा ठीक है सर आ गया, और बताओ। मैंने कहा एमवीबी लिख लेते हैं यार, एमवीबी लिख लेते हैं। चलो जी, एमवी अगर मैं लिखूंगा, इसको जीरो के कैप भी निपटा देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट लेना, तो एमवीबी चलो कर लेते हैं। एमवी लिखेंगे तो एमवी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m, और फिर अपने पास उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट कितना है u cos थीटा आई कैप, और y कंपोनेंट कितना है, वो है u sin थीटा माइनस जी टी, और ये j कैप। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, अब क्या करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो लो भाई क्रॉस प्रोडक्ट भी कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप लिखूंगा, फिर इसको जीरो से मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट से करते हैं ना, तो आई कैप लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो से, इस जीरो का मल्टीप्लिकेशन इससे, तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो आ गया जीरो माइनस जीरो, माइनस जे कैप। तो जे कैप लिखूंगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो से और इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो से, ये भी आ जाएगा जीरो माइनस जीरो, और फिर मैं लिखूंगा के कैप। जब के कैप की बात करूंगा तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये काफी बड़ी टर्म आएगी, इसी को मैं लिखना पसंद करूं। के कैप जब मैंने लिखा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ये आ जाएगा कितना m u cos थीटा टी और u sin थीटा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा टी। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस साइन, और कितना आ जाएगा ये m u cos थीटा जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी है इसके साथ, तो ये माइनस साइन, एम यू कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एम यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी, और अब एम यू कॉस थीटा का इससे मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस में है, और माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एम यू कॉस थीटा हाफ जी टी स्क्वायर। इतना केक है। अब साफ दिख रहा है कि भाई साहब ये इससे कट जा रहा है और ये इससे कट जा रहा है, और साथ ही साथ ये रिजल्ट आ रहा है अपने पास माइनस का। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, वो जो आया वो कितना आया, वो आ गया आपका एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर हाफ विथ अ नेगेटिव साइन, और ऐसा। तो आपको दिख रहा है कि टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये आ रही है माइनस के, क्या मतलब वो है हमेशा अंदर ही। अंदर क्यों है, क्योंकि आप खुद सोचो कि पोजीशन वेक्टर कैसा रोटेट होता हुआ दिख रहा है आपको, जरा देखो। टाइम के साथ साथ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, दैट इज अंदर, तो डायरेक्शन एकदम ठीक है, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है यहां पर, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है यहां पर। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड साफ साफ दिख रहा है, हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, t स्क्वायर, तो लगातार मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ये तो हुआ देखना, है ना। इस तरीके से जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब भी दे दिया और ये भी निकाल लिया कि मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या इसको ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता था, और कोई तरीका नहीं था? हाँ बिल्कुल था। हम लगाएंगे एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। अब देखो यार, इसको नाम दे देना, कई बार क्या होता है ना कि कई चीजें होती आसान है, बस उसको एक नाम दे देते हो तो बड़ा वो टिपिकल सी लगती है।
हो सकता है कई लोग ये चीज यूज करते हो लेकिन वो इसको एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम नहीं बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुमको ये नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या लगा रहा है ये। अरे बहुत ही सिंपल सी चीज है, नेट इंपल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, नेट एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बस मैं इतनी सी कहानी दोहरा रहा हूं। तो यहां पर मैं अभी लगा रहा हूं मेथड नंबर 2। तो हमारी सेकंड अप्रोच जो और आसान बना देती है इस सवाल को और चुटकियों में सॉल्व कर देगी इस सवाल को। आपको क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई ये u वेलोसिटी से चल रहा था, थीटा एंगल बना रहा था और ये कुछ ऐसे जाके यहां पे फाइनली टकरा गया, है ना। तो हमें क्या चाहिए था भाई, हमें चाहिए था किसी टाइम t पर एंगुलर मोमेंटम कितना है, एंगुलर मोमेंटम किसी टाइम t पर कितना। ठीक है, तो हम लिखेंगे L फाइनल माइनस L इनिशियल, ऑब्वियसली अबाउट पॉइंट ओ, वो तो है ही, है ना, एट एनी टाइम अबाउट पॉइंट ओ। ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी इक्वल होना चाहिए। एल इनिशियल आपका क्या है, 0 है, वो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। एल फाइनल अब जो आपका निकलेगा तो आप एल ओ ही बोल दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आ रही है ये चीज। अब अगर मैं देखूं तो साफ साफ दिखता है कि समय के साथ टॉर्क हमेशा कैसा लग रहा है, ये आपका टॉर्क आएगा एम जी इंटू ये डिस्टेंस जो कि ये यू कॉस थीटा। अगर मैं सॉल्व नहीं करता, मान लो सवाल में बस इतना पूछता कि यार तुम तो ये बता दो कि एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि टॉर्क जो है इट इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। टॉर्क जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज है। कैसे, जब पार्टिकल यहां है तो देखो mg लग रहा है ऐसे तो ये इसको ऐसा घुमाएगा, mg लग रहा है ऐसे तो ये ऐसे घुमाएगा, mg लग रहा है ऐसे, तो हमेशा mg टॉर्क की जो डायरेक्शन दे रहा है वो दे रहा है क्लॉकवाइज। और एंगुलर मोमेंटम इनिशियली था 0। आप ऐसा सोचो कि कोई भी पार्टिकल 0 स्पीड पे है और उसका एक्सेलरेशन कुछ एक ही डायरेक्शन में रहता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रही है, तो हमेशा उसकी u जो है वो बढ़ती रहेगी, या स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी, सॉरी, और लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता रहेगा। तो यहां पर भी आपको समझना चाहिए कि क्योंकि टॉर्क हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में ही है, तो यहां पर डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही है। एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। तो यहां से ही आप कह सकते थे कि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। बाकी एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो आप लिख दो टॉर्क किसी भी टाइम पे कितना होगा भाई, वो आ जाएगा आपका mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है u cos थीटा t, और इधर आ जाएगा dt। 0 से लेकर t तक आप इसको कर दें इंटीग्रेट। डायरेक्शन टॉर्क की है माइनस के कैप, ये माइनस के कैप आ गया, तो आपका mg u cos थीटा ये तो आ गया कांस्टेंट बाहर, और t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से t, तो 0 से स्क्वायर बाय 2 ही होगा। तो ये आ गया हाफ एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर। जरा देखो भाई इसको, हाफ एम जी यू कॉस थीटा टी माइनस के क्या, वही सेम एक लाइन में आ गया। इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये अप्रोच आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, कई बार डायरेक्ट निकालना आसान है, कई बार इस तरीके से निकालना आसान है, ये आपको समझना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। दोनों चीजें दिमाग में लगा के देख लो और देख लो क्या इजी पड़ रहा है। जैसे यहां पर ये चीज आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक तरीका और देखा। तो अब हम पहुंच रहे हैं एक अगले टॉपिक पर, और आज का जो है हमारा मेन टॉपिक था जो, है ना, और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन। अब तुम समझ ही गए होंगे कि यहां होने क्या वाला है। अच्छा चलो एक और सवाल उससे पहले हम कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत बेसिक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा भाई हमारे पास एक ये रॉड थी, क्या थी भाई, एक रॉड थी, ठीक है, रॉड थी, और बताओ, मैंने कहा ये जो रॉड है हिंज्ड है यहां से पॉइंट के अबाउट, ये ऐसा रोटेट हो सकती है। मैंने इसको एक इंपल्स दी, क्या दी, इंपल्स। ऑब्वियसली वो लीनियर इंपल्स है। इंपल्स मतलब एकदम झटके से इसको एक बहुत तेज फोर्स लगाया बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही तेज फोर्स लगाया बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज जी। और कितने डिस्टेंस पे लगाया, ये लगाया मैंने कुछ L/4 डिस्टेंस,
वहां से। रॉड का जो मास है वो m है और इसकी लेंथ है कितनी, l। आपसे पूछ रहा है कि रॉड जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। ओके, सवाल क्या है, सवाल ये है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स है ध्यान रखना, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इम्पल्स j एज शोन इन फिगर। अब थोड़ी सी बातें करते हैं आराम से, ठीक है। यहां पर अच्छा, यहां और भी लिख देता हूं, एंड ऑल्सो फाइंड इम्पल्स फ्रॉम द हिंज, also find impulse from the hinge using this fact। fact मतलब किसी ने मारा होगा ना उसको, ये बहुत तेजी से मारा होगा, तो उस इंपैक्ट के दौरान हिंज से कितना है। आराम से सुनना इस कहानी। यहां हम कह रहे हैं कि भाई इस रॉड पे कुछ इंपल्स लगा, तुमने भी माना कि हाँ सर इंपल्स लगा, लीनियर इंपल्स है नो डाउट। इधर से अगर एकदम से झटका लगेगा तो मान लो अगर ये हिंज नहीं होता, ये रॉड आगे घूमती भी जाती है और चलते हुए भी जाती है, लेकिन हिंज तो ये यहाँ अटकी रही, तो हिंज ने इसको रोका होगा इस पॉइंट को चल। हिंज भी शायद कुछ इंपल्स लगा रहा होगा, वो भी आपसे पूछी गई। अब बात यह आ जाती है कि यहाँ पर क्या क्या इंपल्स लगे होंगे, किस किस डायरेक्शन में लगे होंगे। तो यार मुझे नहीं पता किस किस डायरेक्शन में लगे होंगे, क्या क्या लगे होंगे, तो मैंने क्या मान लिया यार एक इंपल्स लगा इधर, है ना, तो मैं हिंज का इंपल्स कह देता हूं इधर और इधर, वाई डायरेक्शन में, और रॉड के पैरेलल और रॉड के परपेंडिकुलर, वही सेम कहानी, ये इंपल्स है ध्यान देना। अब यहां चलो इसको मैं जे नॉट कह देता हूं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो सके, जे नॉट। अब हम कह रहे हैं कि इस पूरे रॉड की बात की जाए तो क्या इस पे नेट इंपल्स जीरो है क्या, भाई नहीं पता, क्या पता हो जाए ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर दे तो क्या पता हो, है ना। बाकी अभी तो हम बोलेंगे कि भाई नहीं लग रहा है तो नॉन जीरो मानेंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या भाई नहीं है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्व नहीं ठीक है, वो सीधे भी डायरेक्ट बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास को देखिए, सेंटर ऑफ मास पहले चल नहीं रहा होगा, बाद में झटका लगते ही चलने लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम में चेंज आया, इसका मतलब रॉड के मोमेंटम में चेंज आया और मोमेंटम में चेंज आ गया, तो यहां पर इंपल्स है, क्योंकि इंपल्स ही होगा जो मोमेंटम में चेंज लाए, एक्सटर्नल इंपल्स है वो जीरो नहीं। अब अगर हम बात करें एंगुलर इंपल्स की, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की, नेट एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं तो फिक्स्ड एक्सिस मिल गई, तो भैया फिक्स्ड एक्सिस जिंदाबाद, मैं तो हिंज के अबाउट ही बात करूंगा ए। आओ सवाल को करते हैं सॉल्व। तो मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूं, मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि अबाउट ए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्या, नहीं है, क्यों, तुम कहोगे सर देखो ये इंपल्स जीरो हो गए तुम कहोगे सर इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों इंपल्स की एंगुलर इंपल्स जीरो आएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों इंपल्स कहां से पास कर रही है, उसी पॉइंट से पास कर रही है, जिस पॉइंट के अबाउट आप देखने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो इनका इंपल्स, एंगुलर इंपल्स जीरो आ जाएगा, लेकिन इसका एंगुलर इंपल्स तो जीरो नहीं आएगा, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि नेट इंपल्स इज अबाउट ए इज J नॉट 3L/4, इंपल्स का लाइन ऑफ एक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कैसा आ रहा है, ये इंपल्स इस पॉइंट के अबाउट अगर ऐसा धक्का दोगे तो ये ऐसा घूमेगा, मतलब दिस इंपल्स इज ट्राइंग टू रोटेट, या इंपल्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर, तो बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। और धक्का लगने के बाद क्या होगा ये रॉड कुछ ऐसे घूमने लग जाएगी, एंगुलर मोमेंटम L फाइनल माइनस L इनिशियल, ये लिखेंगे। L फाइनल में हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ml²/3, और वो ओमेगा से घूमने लगा, ओमेगा से घूमने लगा, और इनिशियल कितना है, 0। L से L कट गया और
ओमेगा कितना आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 9 J नॉट बाय 4 m, 9 J नॉट बाय 4 ml। ये जो है आपका आ जाएगा ओमेगा, खत्म, बस इससे निकल गया। अच्छा सर, इसमें और भी चीज पूछी थी, कहाँ पूछी, क्या था सर यही कि लीनियर इंपल्स के बारे में कहानी थी। तो मैंने कहा यार देखो, सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो, उसकी वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी ओमेगा एल बाय 2, ओमेगा एल बाय 2। एक बार यार मैं थोड़ा सा खांस लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ, एक बार सॉल्व करो इसको। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल गई, तो जो हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो हमने देखी थी, वो थोड़ी ना भूलोगे। तो हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन में नेट इंपल्स कितना है भाई, मैंने कहा एक लग रहा है इधर और एक लग रहा है इधर, तो नेट इंपल्स विच इज जे नॉट माइनस जे एक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, रॉड का लीनियर मोमेंटम कैसे लिखोगे, विद रेस्पेक्ट टू मतलब विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले तो रॉड चल ही नहीं रही थी, बाद में वो इतने वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चलने लगा, रॉड का जो फाइनल मोमेंटम आएगा और इनिशियल मोमेंटम आएगा उसका डिफरेंस। फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा भाई, फाइनल मोमेंटम है अपने पास m, और वीसीएम है अपना ओमेगा एल बाई 2, और इनिशियल मोमेंटम है 0। ओमेगा की वैल्यू हम यहां से बड़े आसानी से लिख देंगे, जो आ जाएगी कितनी, ये तो m है बाय 2 और ये l, ओमेगा है 9 J नॉट बाय 4 ml, गया इधर से आ गया 9 J नॉट बाय 8, और ये आ रहा है J नॉट माइनस जे एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस का J नॉट बाय 8। ये माइनस का J नॉट बाय 8 क्या दिखा रहा है, माइनस का J नॉट बाय 8 ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन आपने गलत ले ली है, ऐसे लगेगा। यहां पर इसको अगर आप ऐसे चलाओगे तो इस पे इंपल्स जो है वो कैसा लगेगा, ऐसा। ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, मतलब थोड़ा समझ रहा है। ये देखो कैसे हिंज से है ना, अगर ये हिंज नहीं होती तो ये रॉड ऐसा घूमती, तो हिंज पे झटका जो है वो रॉड ऐसा मारेगी, तो हिंज इसको आगे रिएक्शन देगा। इंपल्स जो एक्स डायरेक्शन में आएगा वो माइनस का J नॉट बाई 8, मतलब हिंज से इंपल्स आएगा J नॉट बाई 8। और वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में अगर आप लिखते हैं तो वाई डायरेक्शन की कहानी आप ये बोलेंगे कि वाई डायरेक्शन में द ओनली इंपल्स इज जे वाई एम। तुम बोलोगे एम जी भी एक फोर्स है, अरे एम जी तो नॉन इंपल्सिव है यार, इंपल्स जो लगा वो बहुत छोटे से टाइम में लगा, तो एम जी का इंपल्स तो कंसिडर करेंगे ही नहीं हम, दिस इज 0 and this is equals to change in momentum in y direction। तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास तो इधर ही जा रहा है, तो ये 0 है, इनिशियल तो था ही नहीं, तो ये भी 0, ये y, तो इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं आएगी, हिंज से सिर्फ x डायरेक्शन में आएगी उस वक्त, उस मोमेंट पे। ये बात आपको समझनी होगी। बाकी इंपल्स लगने के बाद हिंज से क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो तो मैंने आपको कल ही करवा दिया कि फोर्स कैसे निकालो, एक्सेलरेशन निकालो सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास जो है सर्कल में मूव कर रहा है, तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के फोर्स निकाल सकते हो हिंज से। इस तरीके से आप यहाँ पर ये कहानी कर सकते हो, लिख सकते हो एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को लगा। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की। तो अगर इंपल्स नहीं है, क्या आपका, मैं कह रहा हूं कि नेट फोर्स आपका क्या है, 0, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां से कि नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी। सही, अगर मैं कहता हूं कि इफ टॉर्क इज 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी इज ऑल्सो 0, और डी एल बाई डी टी के 0 होने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए फोर्स 0 होना चाहिए एक्सटर्नल, तो इसी तरीके से यहां पर क्या 0 होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए।
तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो टॉर्क भी नहीं लग रहा, तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो आप अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना यहां से सीख, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना सीखेंगे तो जैसे अगर यहां हम बात करें, जैसे आपने कई एग्जांपल्स देखे होंगे कि एक कोई रोटेटिंग चेयर पे बैठ गया और उस रोटेटिंग चेयर को हमने घुमा दिया, है ना भाई। वो एक बंदा था, वो चेयर पे मस्त बैठ गया, ठीक है, चेयर पे बैठा हुआ है वो एकदम, है ना। अब ये हो गई, और इस चेयर, और ये चेयर जो है वो क्या कर रही है भाई, वो चेयर जो है इसके अबाउट ऐसा ऐसा, चेयर जो है वो कैसा घूम, बंदा बैठा है। अभी क्या किया, जैसे ही इसको घुमाया तुमने, अपने हाथों में थोड़े से डंबल वंबल भी ले रखे। डंबल लेने से क्या होगा ना, थोड़ा सा वेट, मस्त वो यहां पर ऐसा बैठा है चेयर पे और हाथ ऐसा कर रखे। अभी अगर आप देखोगे इस मोमेंट पर इसको आपने घुमा दिया, अब आपने घुमा के छोड़ दिया, तो अब उसके बाद आप बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हो। ऑब्वियसली आप जानते हो कि एक्सिस पे थोड़ा सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन उस फ्रिक्शन को अगर हम नेग्लिजिबल मान ले, ठीक है, तो आपने तेजी से उसको घुमा दिया, वो घूम रहा है और उसके हाथ ऐसे बाहर है। अब बाहर है तो क्या होगा, आप देखोगे कि जितना ओमेगा मिला होगा वो आपको दिख रहा होगा। अब आप उस बंदे को बोलो कि यार तू अपने क्या कर, ये हाथों को है ना सब पास कर ले। जैसे ही आप वो हाथ पास करेगा, आप देखना यूट्यूब पे बहुत आपको जो है एग्जांपल्स दिख जाएंगे, है ना, इस टाइप के। अपने हितेश सर ने भी डाला हुआ एक वीडियो, है ना, मतलब मैंने देखा था, मतलब बच्चे ने एक शॉर्ट्स में, तो बच्चों ने मतलब हितेश सर ने भी डाला हुआ है, तो आप देखना कि वो जब ऐसा पास लेके आ रहे हैं सर, वो बॉटल लेके बैठे और जैसे ही पास लेके आ रहे हैं, तो भाई साहब वो एक्सिस के अबाउट बहुत तेज तेज घूमने लग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस मास को पास लेके आओगे, मतलब इसी कहानी में अगर हम क्या बोले कि अब जो वो बंदे हैं वो भाई बस इस पे चेयर पे बैठे हैं, है ना, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर लिया, अपने पैरों को भी एक तो पास ले आए, मान लो पैरों को भी थोड़ा सा पास ले आए, पहले तो पैर भी क्या कर रखे थे, चौड़े कर रखे थे, अब उन्होंने पैर भी क्या कर लिए, पैर भी वो पास में ले आए, और हाथ जो है उनको भी उन्होंने ऐसा पास में ले आए, हाथ जो है इनको पास में ले आए, और डंबल जो है उन्होंने मास जो पहले दूर था उसको पास लेके आ गए। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ भाई, वो ठीक है जो भी, वो चेयर का तो मामला अभी भी वैसा ही है ना भाई, चेयर पे वो बैठे हैं, ठीक है साहब, चेयर घूम रही है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब पहले के मुकाबले अगर यहां पे I1 था और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 था, तो पहले एक्सिस से दूर था मास, तो मास दूर होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ज्यादा था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे अभी कैसा है, कम है। अब बाहर से आपने कोई टॉर्क लगाया नहीं, टॉर्क लगाया नहीं, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, वो रहेगा कंजर्व। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अगर रहेगा तो आपको ये समझना होगा कि L1 इज इक्वल्स टू L2, और ये आपका होगा I1 ओमेगा 1 और ये होगा I2 ओमेगा 2। अगर आप यहां समझ रहे हो कि प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो यहां I1 ज्यादा था और I2 यहां कम है, तो ओमेगा 1 कम होगा और ओमेगा 2 ज्यादा होगा। तो जैसे ही तुम अपने मास को पास लेके आओगे तो तुम तेज रोटेशन, और वो दिखेगा भाई, सिग्निफिकेंटली दिखेगा। जैसे ही पास लाएंगे तो बहुत तेज घूमने लग जाओगे, और जैसे दूर ले जाओगे फिर एकदम से स्लो हो जाओगे। तुम देखना यूट्यूब पे वीडियोस डाल के, तुमको ये चीजें दिखेंगी। तो यहां से आपको साफ साफ दिखता है कि यहां एंगुलर, वैसे वहां पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लग रहा है जो अपोज कर रहा है मोशन को, फिर भी आप ना के बराबर उसको मान के थोड़ा सा आप बात कर सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की ये कहानी है कि अगर टॉर्क जीरो है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो यदि आप अपने आई को चेंज करते हो तो आई को चेंज कर लेने से ओमेगा में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो वो एग्जांपल्स में जैसे कि आपने देखा होगा कि बिल्ली जो होती है वो कूदते ही, जैसे ही जंप लगाती है तो कूदते ही वो अपने शरीर को फैला लेती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो जंप मार रही है और उसने अपने शरीर फैला लिया तो वो जो रोटेट करने लगेगी, अगर मान लो मतलब कूदने की वजह से उसके बॉडी में कुछ रोटेशन आ जाता है, मतलब वो ऐसा छलांग मार रही है भाई, वो चार टांगों पे रहती है,
तो दो टांगों से जैसे उसने छलांग मारी, तो हो सकता है कि यहां से फोर्स लगने की वजह से, पीछे से फोर्स लगने की वजह से उसके बॉडी में रोटेशन आ जाए और वो ऐसा मतलब क्या बोलेंगे उसको, गुलाटी मारते हुए गिरे। तो क्या करेगी वो, अपने शरीर को जैसे ही फैला लिया उसने, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लेने से उसके ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। घूमने वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसको लैंड करने में आसानी होगी। तो बिल्ली वाला एग्जांपल है ना, ये बुक में से पढ़ लेना, कहीं भी तुम्हें दिखे, इसको मैं बनाऊं तो क्या, ठीक है, बिल्ली वाला एग्जांपल हो गया। या फिर ऐसे ही आपने देखा होगा कि वो जो आइस स्केटिंग करते हैं, वो कपल डांस टाइप का जो होता है, आइस स्केटिंग एकदम फ्लैट सरफेस पे, तो आपने देखा होगा जब वो रोटेशन ले रहे होते हैं ना, रोटेशन ले रहे होते हैं तो अपने हाथों को ऐसा बांध लेते हैं और ऐसा पैर को भी ऐसा बांध लेते हैं। तो जब वो रोटेशन ले रहे हैं तो वही सेम कहानी है कि तेज उनको रोटेशन लेना है, तो मास को एकदम एक्सिस के नजदीक ले आए, सिकुड़ गए वो। अब सिकुड़ने से क्या होगा, आई कम हो गया है तो ओमेगा बहुत तेज होगा, और जैसे ही उनको रुकना होता है तो एकदम से हाथ और टांग ऐसा खोल देते हैं, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कम हो जाता है और फिर वो अपने आप को संभाल सकते हैं। और एग्जांपल तुमने देखा होगा कि जब भी कोई फ्लिप मारता है, बैक फ्लिप या फ्रंट फ्लिप जैसी भी जो भी उसको बोले, तो फ्लिप मारता है जब हवा में, तो तुमने देखा होगा वो अपने बॉडी को ऐसा सिकोड़ लेता है यूं, है ना। तुमने देखा होगा जब भी वो जंप मार रहा है तो जंप मारते वक्त वो बॉडी को थोड़ा सा सिकोड़ लेता है, और जितना वो सिकोड़ेगा उतना ही ज्यादा फ्लिप्स वो ले पाएगा। तुमने ये भी देखा होगा कि वो जो वो ओलंपिक गेम्स नहीं होते जिसमें वो ऊपर से एकदम फंटे से नीचे कूदते हैं स्विमिंग पूल में, जब वो कूदते हैं तो जंप मारते हैं वक्त तो अपने बॉडी को क्या कर लेते हैं, वो इस तरीके से रोल कर लेते हैं पूरा बॉडी को, है ना, समझ में आती हो तो बात। और ये हाथ भी तो पूरा इस तरीके से रोल कर लिया। अब ये रोल करने से क्या हो रहा है भाई, कि इस तरीके से रोल करने से वो एकदम ऐसा रोल हो गया है पूरा यूं, तो अब उसके रोटेशन जो है वो ज्यादा आएंगे, अगर वो घूम रहा है तो जैसा भी घूम रहा है उल्टा सीधा रोटेशन ज्यादा आएंगे। और जैसे ही वो पानी के नजदीक आता है तो फिर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेता है, तो स्ट्रेट करते ही उसका रोटेशन क्या है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरा भाई, उसको गिरना भी सर के बल पे नहीं तो फ्लैट गिर जाएगा, तो पानी पे बहुत तेज उसको लगेगी, है ना। लेकिन उनको उतरना ऐसा ही होता है, तो वो बॉडी को अपने स्ट्रेट कर लेगा, तो रोटेशन एकदम से कम हो जाएगा, कम मतलब ओमेगा कम हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है कि आप अगर अपने आई को बढ़ाओगे तो ओमेगा कम हो जाएगी, और आई को कम करोगे तो ओमेगा बढ़ जाएगी। ये आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल्स है जो आप बुक में पढ़ सकते हो, बुक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे अपने हुए कुछ एग्जांपल्स। तो अब हम करेंगे कुछ सवाल, तो हमारे तो एकदम बेसिक बेसिक सवाल है। तो वही सवाल जो अभी मैंने वो कुर्सी वाला सवाल था उसको इस तरीके से समझा दिया। मान लो ये आपका क्या है, ये है आपका सॉलिड स्फीयर, और इसके डायमीटर के अलॉन्ग हमने एक बहुत ही नैरो टनल बना रखी है, जिससे ये इतनी नैरो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सॉलिड स्फीयर के। इसका मास m, रेडियस r, इसका मास m और इसका भी मास m। ये अभी एक्सिस पे पड़े, हमने क्या किया कि इसको कुछ ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ऐसा घुमा दिया। तो घुमाएंगे तो इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा दोनों पे और दोनों बाहर भागेंगे। अब घुमा के छोड़ दिया तो घुमाने के बाद में और कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, क्या होगा, ये दोनों दूर जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है पूरे ओवरऑल सिस्टम का। तो आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर when the balls reaches to the end of the tunnel, है ना, to both the ends of the tunnel। उस टनल के एकदम एंड पे वो पहुंच जाएंगी या बाहर निकलने वाली होंगी। अब टनल के एंड पे अगर वो पहुंचेंगी तो साथ साथ पहुंचेंगी क्योंकि सिमेट्री है, यहाँ कुछ कहानी नहीं है, यहाँ पे आपको बस ओमेगा बताना है क्या होगा। तो भाई आपने घुमा के छोड़ दिया, घुमा के छोड़ दिया, तो अब एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है ही। अब यही कहानी बोलेंगे कि क्या, और मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सवाल करने में किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी, है ना, ये ऐसे ही निपटा दिया होगा कि क्या करना है यहाँ। L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। इनिशियली हम क्या बोलेंगे, सॉलिड स्फीयर था, टनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई असर नहीं डाल रहा है, ये मैंने पहले ही बोल दिया, सवाल में आपको लेके चलना है। तो इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट इट इज 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, एक्सिस के अबाउट। और ये एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0। लेकिन समय के साथ जैसे ये यहां पहुंच चुके हैं, जैसे टनल के एंड में पहुंच गए हैं और बाहर निकलने वाले हैं, तो उस वक्त अगर आप देखोगे तो क्या होगा,
उस वक्त अगर आप देखोगे, ठीक है, ये होगा कि भाई ये इधर जाके ऐसा, या मान लो एक टनल अगर क्लोज्ड है, यहां से क्लोज है, तो यहां जाके टिक जाएंगे और एक घूमने लगेगा पूरा मामला। और मामला अगर घूमने लगेगा तो फाइनली जब ये मास यहां आ गए तब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही रहा, लेकिन ये पार्टिकल अब r डिस्टेंस की दूरी पे है तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल भी r डिस्टेंस की दूरी पे है तो ये भी आ जाएगा mr स्क्वायर, और ओमेगा डैश, है ना, या ओमेगा ही बोल दो आप, तो I इनिशियल ओमेगा इनिशियल, I फाइनल ओमेगा फाइनल, बस खत्म हो गया काम। तो यहां से आप mr स्क्वायर mr स्क्वायर तो उड़ा दो, ये आ जाएगा 2/5 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट, और ये आ जाएगा आपके पास 7/5। ओहो, अब भाई कितना आ रहा है अपने पास, 7/5 थोड़ा ना, 12/5, 12/5, और ये आ जाएगा ओमेगा, यहाँ से ये 6 और ये 5 पड़ेगा, ओमेगा आपका आ जाएगा ओमेगा नॉट बाय 6, ये आपका जो है ओमेगा आ जाएगा। एकदम आसान तरीके से हमने ये सवाल निपटा दिया, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपसे। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, पर मैं टाइम देख। तो अगला सवाल कह रहा है, मैन स्टार्ट्स मूविंग विद अ रिलेटिव स्पीड u विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, देन फाइंड्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। तो मैन है आपका यहाँ पे, ये मैन है। इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट, होल सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट। ये कैसा है, इनिशियली सिस्टम पूरा रेस्ट पे है। ये बंदा चलने लगता है ना, स्टार्ट्स विद रिलेटिव स्पीड u विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, और मैन इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस, ये भी यहां पे दिया, मैन इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस। अभी सब कुछ रुका हुआ था, जैसे ही ये बंदा चलने लगेगा रिलेटिव स्पीड u से, तो क्या होगा भाई, ये चलने लगा, ये एक्सिस है, सब कुछ किस पे रखा है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये भी सवाल में दिया गया है कि दिस इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन होने की वजह से आपको ये समझना होगा कि वो डिस्क बड़े आसानी से प्लेन पे तो घूम सकती है, और मैन और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो मैन अपने पैरों से डिस्क को पीछे धक्का दे रहा है, तो डिस्क घूमेगी इस डायरेक्शन में, और मैन भागेगा आगे, क्योंकि उसको फ्रिक्शन की वजह से आगे धक्का मिल रहा है। तो वो ऐसा अलोंग द सर्कमफेरेंस ऐसा चल रहा होगा। अब वो जब अलोंग द सर्कमफेरेंस चल रहा है कुछ u स्पीड से, यहां आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी डिस्क की, जैसे ही वो घूमने लगेगा। तो ये चलने लगा तो डिस्क भी घूमने लगी। आपको ये समझना होगा कि डिस्क घूम रही है कितने से, ओमेगा से। रिलेटिव स्पीड आपको दे रखी है u, तो ये जो स्पीड है वो है इसकी रिलेटिव स्पीड, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्क के रेस्पेक्ट में। अब डिस्क पे तो बहुत पॉइंट्स है, मतलब वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो इसके चरणों के जस्ट नीचे है, मतलब इस पॉइंट के हिसाब से ये u से ऊपर जा रहा है। तो आप ये समझते हो कि इस डिस्क ने क्या नहीं देखा, डिस्क ने u देखा, तो खुद की वेलोसिटी माइनस करके वो देख रही है। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, एक्चुअली में वो नीचे भी जा रहा है कितने से, ओमेगा r से। जैसे ही ये चलने लगेगा डिस्क इधर घूमने लगेगी। तो मैन की जो स्पीड है ये है रिलेटिव वेलोसिटी, इस पॉइंट को मैं मान लो p कह देता हूं, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट p। आप इस बात को समझना, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर आपको लिखनी है तो वो आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट p प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p। तो ये है ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने इसको प्लस बोल दिया, और vp जो है वो है नीचे की तरफ, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया माइनस। आपको ये समझना होगा यहां पर कि जब ये डिस्क रोटेट कर रही होगी, तो जब ये डिस्क रोटेट कर रही होगी तो ये बंदा उस पर चल तो रहा है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इसकी स्पीड है u माइनस ओमेगा आर, और अर्थ कितने से घूम रही है, ओमेगा से। बाकी सब कुछ हो तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क तो है ही नहीं यहां कुछ। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। तो मैं लिखूंगा L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। L इनिशियल कितना, इनिशियली कुछ चल ही नहीं रहा था तो 0, L फाइनल कितना, तो फाइनली जब आप देखोगे तो ये जो मैन है वो जा रहा है इतने स्पीड से, ये एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा, फिक्स्ड एक्सिस है, तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है ही,
तो इस पॉइंट के अबाउट ये मैन जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम है m इंटू वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो फाइनल हम लिखेंगे m u माइनस ओमेगा r इंटू r। ये आया इस डायरेक्शन में तो बाहर, और डिस्क की जब हम बात करेंगे तो डिस्क का मास कितना दिया है भाई, का मास नहीं दिया क्या, तो एम ही ले, अच्छा कैपिटल एम दिया हुआ है ना, कैपिटल एम, तो माइनस का कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 आई इंटू ओमेगा। ये ऐसा घूम रहा है तो अंदर, तो यहीं से बस निपट जाएगी ये चीज। क्या हो जाएगा अपने पास, यहां से अपने को दिख जाएगा कि एम यू माइनस ओमेगा आर इंटू आर इज इक्वल्स टू कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। ये अपने पास कहानी आ जाएगी, तो ये इससे कटा, और अब आप जो है यहां से बड़ी आसानी से ओमेगा को निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा एम यू इज इक्वल्स टू एम ओमेगा आर प्लस एम ओमेगा आर बाय 2। ठीक है, यहां से आपका जो ओमेगा है वो आपको मिल जाएगा कितना, वो मिल जाएगा एम यू अपॉन एम प्लस एम बाय 2। ये इसका ओमेगा आ जाएगा, और मैन की वेलोसिटी भी आप असलियत में बता सकते हो कितनी आएगी, यू माइनस ओमेगा। यू माइनस ओमेगा आर से मैन की असल स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव आपको दी गई। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद वापस जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो मान लो आपसे पूछता है ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच एट द इनिशियल पॉइंट। तो यार आपको पता ही है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्क के हिसाब से तो वो यू से चल रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड यू है, 2 पाई आर डिस्टेंस वो चल के आएगा यू स्पीड से, रिलेटिवली तो कितने से चल रहा है वो, यू से ही चल रहा है, तो टाइम आ जाएगा 2 पाई आर बाई यू। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। आपसे पूछा कि भाई कितने टाइम पे वो इसी पॉइंट पी पे आ जाएगा, तो पी के हिसाब से वो यू से चल रहा है अभी, तो पी को रोक दो, पी के हिसाब से मतलब पी खुद को रुका हुआ मान रहा है, तो वो इसको यू से चलता हुआ देख रहा है, तो यू से चलता हुआ देख रहा है, तो पी बोलेगा भाई मैं तो यहां था, ये यू से चलते 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 यहां आ गया, कितने टाइम में, 2 पाई आर बाई यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खत्म। तो इस तरीके से आप यहां पर ये चीज भी बता सकते हैं। आइए एक और सवाल देखें। तो एक और सवाल है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है, एक बार मैं टाइम देख, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है कि यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m इज फ्री टू रोटेट। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका मास आपको कितना दे रखा है m, और ये फ्रीली रोटेट कर सकती है ना इस एक्सेस के अबाउट, और आपसे कहा गया है कि अबाउट अ स्मूथ वर्टिकल हिंज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये वर्टिकल हिंज है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, टॉप व्यू देख रहे हो। A particle of mass m moving with a speed u collides with the plate and it sticks as shown। तो एक पार्टिकल आता है, इससे टकराता है और स्टिक कर जाता है, ये बिल्कुल एंड पे टकरा रहा है, एंड पे आके टकराता है और चिपक जाता है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेट आफ्टर कोलिजन विल बी, करते हैं। ये भी आसान ही है सवाल, तो इसमें कुछ खास नहीं है। आपको क्या कहा गया है कि भाई ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और आपको एक मास दिया गया है जो कि u वेलोसिटी से आता है, और u वेलोसिटी से आता है और इस एक्सिस से ऐसा टकरा जाता है। जब ये इधर टकराता है तो ये इस पे चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होगा भाई, चिपकने के बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये दोनों अब साथ साथ घूमेंगे। पहले तो कुछ भी नहीं घूम रहा था, अब यहां पर ये दोनों साथ साथ घूमेंगे, घूमेंगे। जब ये इससे टकराएगा तो इस पे ऑब्वियसली कुछ फोर्स इधर लगेगा, इस पे भी फोर्स कुछ इधर लगेगा, लेकिन वो सब इंटरनल हो जाएगा, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं। हिंज से जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक्सिस के अबाउट उस हिंज पे जो फोर्स लगेगा उसका टॉर्क क्या है, 0। भाई अगर हिंज पे कोई फोर्स लगेगा भी, देखो बाहर से पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा, पूरा सिस्टम मतलब प्लेट प्लस पार्टिकल, इन दोनों पे आपस में फोर्स लग रहा है, वो इंटरनल हो गया। एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया, तो टॉर्क इज अगेन 0। यू कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा तो एल इनिशियल में क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये तो रुका हुआ है, ये मास इसका शायद इसका भी m ही था, और ये 2a और a, तो ये 2a और ये a। तो एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंटम कितना लिखोगे, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई a, तो m u इंटू a, और पोजीशन वेक्टर कैसा रोटेट होता हुआ दिखेगा तरीके से। भाई ये ऐसा आ रहा है ना, आके इधर टिक गया, चिपक गया,
ऐसा रोटेट होता दिख रहा है तो बाहर, साफ साफ समझ में आ रहा है यहां पर ये MUA और ऐसा बाहर तो पॉजिटिवली, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली एंगुलर मोमेंटम जब आप लिखोगे तो इस बार तो रेक्टेंगुलर प्लेट भी घूम रही है, रेक्टेंगुलर प्लेट का आई ओमेगा प्लस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम कुछ लिखेंगे यहां से, और उसका भी आई ओमेगा करके लिखना होगा। ऐसा बोल देता हूं मैं I1 प्लस I2 इंटू, लिख देते हैं, क्या दिक्कत। I1 हम क्या बोलेंगे, I1 बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, M A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय A² + B² / 12, याद है इसका फॉर्मूला। A स्क्वायर B क्या है अपना 2A, तो याद आएगा 4A² और बाय 12। ये तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, प्लेट का। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो भाई, ये है आपके पास A और ये है आपके पास A/2, ठीक है। ये जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √5/2, ये आपका आ जाएगा √5A/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा पार्टिकल का m, और √5A/2 का स्क्वायर जो आ जाएगा 5A² / 4, और ये ओमेगा। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, काम खत्म है बस। L इनिशियल इज इक्वल्स टू, बस। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व है, दोबारा से सुन लो। बाहर पे से कोई फोर्स नहीं लगेगा, हिंज पे एक लग रहा होगा, लेकिन उस हिंज से ही वो पास कर रहा है फोर्स, इसलिए टॉर्क हो जाएगा उसका 0। तो नेट टॉर्क इज 0, तो यू कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो क्या कि MUA इज इक्वल्स टू, भाई जो भी आ रहा है इससे सॉल्व करके, है ना, देख लेना यार। MA² तो अपना बाहर आ गया, क्या आ जा रहा है अपना कितना 5/12, और नीचे आ जा रहा है 5/4, तो 15 आ जाएगा। 15 + 5, 20, अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ ना, तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। MA² + B² + 12, तो 5 आ जाएगा, जब 3 आ जाएगा, 3 15, 15 और 5 20, और 20/12, और ये आ जाएगा ω/2 10 जा, और या 4 5 जा 5/3 MA। यहां से बड़ी आसानी से आप ओमेगा निकाल सकते। इस ओमेगा से वो घूम रहा हो, कितने ओमेगा से घूम रहा होगा, घूम रहा होगा 3U/5A, इस ओमेगा से घूम रहा होगा। आपसे एंगुलर वेलोसिटी निकाली, तो कुछ नहीं, वो इससे आगे चिपक गया तो बस लिख दो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बात खत्म। आइए और सवाल पे आते हैं। यहां पे अब क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू, अच्छा, चलो हाँ देखिए क्या यार, और तरीके और सवाल करते हैं, इसको बाद में करें। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम आपको कह रहे हैं कि ये आपकी रॉड है और ये हिंज्ड है किसी पॉइंट से, इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है। यहां हमने कहा एक पार्टिकल आता है m मास का, और उसकी स्पीड है कुछ u0, और वो आके यहाँ टकराता है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया गया है 1। इसका मास दिया गया है आपको m, इसकी लेंथ दी गई है आपको l, और सवाल में आपसे क्या क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है यहाँ पर कि भाई कोलिजन हुआ, इससे रॉड से कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन वाला सवाल बन रहा है अब यहाँ। तो कोलिजन हुआ तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, पहला ओमेगा एंड स्पीड ऑफ, ओमेगा ऑफ रॉड एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर इंपैक्ट या आफ्टर कोलिजन। सब कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, स्मूथ सरफेस पे हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको 1 दिया गया है। दूसरा जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इंपल्स फ्रॉम द हिंज, ये आपका होमवर्क है। इंपल्स फ्रॉम हिंज का आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुका, इंपल्स फ्रॉम द हिंज, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा होगा। यहां जब ये इससे टकराता है, तो टकराने के दौरान यहां क्या चीज, क्या स्थिति पैदा हो रही है, टकराने के दौरान आप इस बात को समझें, टकराने से पहले क्या हो रहा था। टकराने से पहले भाई ये जो है, ये रॉड तो मूव ही नहीं कर रही थी,
ये पार्टिकल है जिसका मास m है, वो कुछ u स्पीड से मूव कर रहा था, सिर्फ यही मूव कर रहा था। टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी यहां भाई, ये रॉड जो है वो रोटेट करने लग जाएगी ओमेगा से, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ हो चुकी होगी, मान लो v1 या v कह देता हूं। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा से घूमने लग रहा है तो ओमेगा एल, और ई आपको दिया गया है 1। तो आपके पास कितने वेरिएबल्स है? v और ओमेगा, ये आपके दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं यहां क्या मोमेंटम कंजर्व है क्या, तो नहीं, यहां मोमेंटम कंजर्व नहीं है पूरे सिस्टम पे भी। क्यों? क्योंकि हिंज से जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, इंपल्स लग रही होगी, लग सकती है शायद, तो आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। तो हिंज से आपका एक एक्सटर्नल इंपल्स लग रहा होगा, रॉड का भी देखो, रॉड पे कौन कौन से इंपल्स लग रहे हैं? इस पार्टिकल ने लगाया और इस पार्टिकल पे रॉड ने लगाया, लेकिन रॉड प्लस पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, रॉड प्लस पार्टिकल, इसका मोमेंटम इज नॉट कंजर्व बाय ड्यू टू इंपल्स ऑन हिंज। हिंज पे इंपल्स आएगा तो ड्यूरिंग कोलिजन यू कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम, लेकिन उस इंपल्स का एंगुलर इंपल्स जीरो हो जाएगा अगर आप इस एक्सिस के अबाउट चलते हो, या उस फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आपका क्या है? जीरो है, और टॉर्क यदि जीरो है या इंपल्स अगर जीरो है तो आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, और हम क्या बोलेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर। इनिशियली ये कितने से चल रहा था भाई? ये चल रहा था आपका u नॉट से, और इस एक्सिस के अबाउट में जो है टॉर्क जीरो कह रहा हूं, तो एंगुलर मोमेंटम भी इसी के अबाउट कंजर्व होगा। तो एम यू नॉट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, एम यू नॉट इंटू एल। यहां अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे रोटेट होता हुआ जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा रोटेट होता हुआ दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर, बाहर मतलब पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लिया। अब बाद में क्या हो रहा है? बाद में भी ये जा तो v1 से ही रहा है, एम वी इंटू एल, एम वी एल प्लस एम वी एल प्लस आई ओमेगा, तो आई कितना आएगा? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ये आपकी पहली इक्वेशन, या इसको लिख लेता हूं, क्या आ जाएगी पहली इक्वेशन की? यू नॉट इज वी प्लस ओमेगा एल बाई 3 इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन चाहिए तो हम लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है भाई? इधर सेपरेशन साफ दिख रहा है कि ये तेज चल रहा होगा, ये स्लो चल रहा होगा, तो सेपरेशन है ओमेगा एल माइनस वी। ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसलिए इसकी वेलोसिटी निकाली मैंने। सेपरेशन इज ओमेगा एल माइनस वी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? वो है यू नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ई की वैल्यू 1 है, तो मैं यहां से लिख दूंगा कि यू नॉट इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? माइनस वी प्लस ओमेगा एल। आ गया दूसरा, दोनों को ऐड करो, यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा एल बाई 3। यहां से जो अपना ये रिजल्ट आया, क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ओमेगा इज 3 यू नॉट बाय 2, और ओमेगा की वैल्यू कहीं भी एक जगह रख दो तो आपको वी मिल, और वी जैसे ही मिल गया, ओमेगा जैसे ही मिल गया, तो उसके बाद आपको इंपल्स निकालना है। इंच से कितना लगा? तो नेट इंपल्स ऑन द रॉड इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉड। उस तरीके से आपको वो जो है इंपल्स निकालना है। ये आपका जो है होमवर्क है, ये जो है आपका है होमवर्क। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और बात कर रहे हैं इस लास्ट सवाल की, और यहां पर अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट देयर विल बी इंपल्स फ्रॉम हिंज ड्यूरिंग कोलिजन। है, देयर विल बी नो इंपल्स भाई। अगला सवाल, लास्ट सवाल, क्या कह रहा है इसमें कि एक रॉड है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक हिंज से इसको हिंज किया हुआ है, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे एक पार्टिकल आकर टकराता है। कितना इसका एक्स हो जिससे कि हिंज से कोई इंपल्स ही ना लगे। जैसे पिछले सवाल में हिंज से इंपल्स लगी, तो हिंज से कोई इंपल्स ना लगे, तो ऐसा होने के लिए इस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब आपको साफ कह दिया है, देखो पूरे सिस्टम पे
क्या है, एक्सटर्नल फोर्स एक तो हिंज से लग सकता था और बाहर से हिंज से ही लग सकता था बस, क्योंकि बाहर से ये तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल हो जाएगा, इसने इस पे लगाया तो इसने भी इस पे लगाया, तो कह रहा है हिंज से वो फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो हिंज से अगर फोर्स नहीं लग रहा होगा इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स लगा ही नहीं, और बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा इसका मतलब लीनियर मोमेंटम भी आपका कंजर्व होगा। यहां पर आपके पास कितने वेरिएबल है, एक्स, बी और ओमेगा। यहां पे आपके पास कुल मिला के कितने वेरिएबल हैं, मान लो ये पार्टिकल आया तो ये कुछ से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, ये ओमेगा से घूमने लग गया, x भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है। तीनों को निकालने के लिए आपको चाहिए 3 इक्वेशन। हालांकि मैं तीनों बताऊंगा, सवाल में पूछा गया है आपको x निकालना, वो x भी बताऊंगा कैसे निकलेगा। 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन में पहली तो यहां एक अलग से इक्वेशन लगेगी, वो क्या लगेगी, वो लगेगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। क्यों, क्योंकि इस हिंज पे सवाल में कह रहा है कि कोई इंपल्स नहीं लगा, तो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा, तो लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व है। आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि P is equals to P final for the whole system. Why? Because no external impulse is acting on system. No external impulse is acting on system. इनिशियल कितना है अपने पास, इनिशियल अगर आप यहां से देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे mu और फाइनल लिखेंगे हम mv प्लस रॉड का मोमेंटम जो है वो सेंटर ऑफ मास की मदद से लिखा जाता है। तो ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। ये आ गई अपनी क्या, पहली इक्वेशन, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि यार Q is equals to V plus ओमेगा L by। ये अपनी आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन के लिए मैं कह सकता हूं कि भाई देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली कहानी, इस पॉइंट का वेलोसिटी मुझे चाहिए होगा, तो ये मुझे नहीं पता, तो ये है अपना ओमेगा एक्स से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो है अपनी ओमेगा एक्स माइनस वी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है अपनी वो है यू। ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि इंपैक्ट इस पॉइंट से हो रहा है, इसलिए पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि हाफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि है ओमेगा एक्स माइनस वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि यहां से ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2v, या फिर ओमेगा एक्स इज इक्वल्स टू 2v, चलो माइनस यू, क्या आ जा रहा है अपने पास, क्या आ जा रहा है u प्लस 2 इक्वल्स टू ओमेगा, क्या आ रही है दूसरी। और ऐसे ही फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मैं इस पॉइंट के अबाउट लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स्ड एक्सिस है। तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जब मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मैं क्या बोलूंगा, कहूंगा L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, तो m u x इज इक्वल्स टू m v x प्लस i ओमेगा, तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 m m m, और हमारे पास यहां से इक्वेशन आ गई क्या, इज इक्वल्स टू प्लस 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 प्लस, एक्स को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 3, ये आ गई अपनी तीसरी इक्वेशन। अगर तुम पहली और तीसरी, मेरा काम तो एक्स निकालना ही था, पहली और तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो तुम कह सकते हो कि ओमेगा एल बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 3x। देख लो u इज इक्वल्स टू v प्लस समथिंग, u इज इक्वल्स टू v प्लस समथिंग, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, और यहां से आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है अपने को, 1 and 2 से हमें दिख रहा है कि ओमेगा एल बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल स्क्वायर बाय 3x। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है 2l/3, 2l/3 पे जाके ये x लगेगा, मतलब वहां पे जाके टकराएगा, और यहाँ पे हिंज से कोई रिएक्शन नहीं आएगा।
अब x की वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, तो x अगर तुम्हें मिल जाएगा, जैसे मान लो तुमने इस इक्वेशन में x रख दिया, ठीक है, और जैसे इस इक्वेशन में x रखा तो u और v में एक रिलेशन आ गया, u और v भी फिर मिल जाएगा, सॉरी v भी मिल जाएगा तुम्हें, ओमेगा भी मिल जाएगा, है ना, v और ओमेगा में रिलेशन आ गया तो अब तुम्हारे पास v और ओमेगा भी मिल जाएगा। तो यहाँ 1 और 3 को कंपेयर करके हमने ये चीज सॉल्व कर ली। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल भी यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी ध्यान रखना, ये अभी फिक्स्ड एक्सिस चल रहा है, फिक्स्ड एक्सिस में मामला बड़ा ही आसान रहता है, इसमें कुछ खास रहता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाकी कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ बस मैं, कहीं मैंने गड़बड़ नहीं कर दी हो। ml² 3 इंटू ओमेगा और सब कुछ भाई एक 3x इज इक्वल्स टू 3x/l इज इक्वल्स टू 2, मतलब 2l/3, है ना। तो बाकी कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।